नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद भी बांग्लादेश में हिंसा की आग में कोई कमी नहीं आ रही है। हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं, उनके घर और मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंसा के दौरान 14 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई, इनमें 9 हिंदू थे। हिंदुओं की दुकानें लूटी जा रही हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। इस्कॉन पर हमले हुए, हिंदू परिवारों को चुन चुनकर निशाना भी बनाया गया। अवामी लीग के नेताओं को हिरासत में लिया गया, कई लोगों की इनमें हत्या भी की गई। लिहाजा सोशल मीडिया पर भी कैंपेन चलाया जा रहा है जिसमें लिखा गया है कि ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज। दरअसल इस्लामिक कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी और पाकिस्तान और चीन समर्थित बीएनपी के बांग्लादेश में हावी होने पर बांग्लादेश से सटे भारत के पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम जैसे राज्यों में हिंसा की चिंगारी पहुंचने की आशंका है। जाहिर है, इस हिंसा के बाद बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू अब भारत को सुरक्षित पनाह के तौर पर देख रहे हैं। भारत और बांग्लादेश की सीमा का एक बड़ा हिस्सा नदी का या फिर बिना तार के बाढ़ का है। ऐसे हालात में बड़ी तादाद में शरणार्थियों के भारत में प्रवेश करने की संभावना है। इन शरणार्थियों के बीच हिंसक गुटों की जमात घात लगाकर बैठी है, जिसके मद्देनजर सिक्योरिटी अलर्ट पर है। सवाल है कि भारत के दोनों तरफ तालिबान, अब आखिर क्या करे हिंदुस्तान। यूं तो हर साल गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के ठीक कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस की तरफ से इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग बुलाई जाती है, लेकिन इस बार 15 अगस्त को लेकर आखिर क्यों ये इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग बेहद खास थी? आखिर क्या वजह थी कि सुरक्षा को लेकर और दिल्ली पुलिस एक बार फिर से एक्शन में आ गई और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जिस तरीके से तख्ता पलट और मौजूदा सरकार के अचानक इस्तीफे के बाद जो वहाँ की हालात बिगड़ी है, उसको लेकर सूत्रों की माने तो दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं उन्होंने अपने तमाम ज़िले के डीसीपीज़ को ये कहा है कि इस बार जो बांग्लादेशी हैं जो कि हिंदुस्तान में रह रहे हैं या फिर वो दिल्ली से लेकर दूसरे दिल्ली से सटे राज्य के जेलों में बंद हैं, उनके मूवमेंट पे नज़र रखा जाए। और ख़ास तौर से और हाल ही के 10 से 15 दिनों के बीच में कहीं पे किसी गाड़ी के नंबर प्लेट या किसी तरह का कोई गाड़ी चेंज तो नहीं किया गया है, इस तरीके से गैराज और वर्कशॉप पर ध्यान रखा जाए। आखिर ऐसा दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने क्यों कहा? सूत्रों की माने तो बुधवार के दिन दिल्ली पुलिस की तरफ से एक इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग बुलाई गई थी। हालांकि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के पहले ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग हर साल बुलाई जाती, लेकिन इस बार की इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग बेहद खास मानी जा रही, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश का हालात जो बिगड़ा है और वहाँ पे जिस तरीके से लगातार हिंसा हो रही है उसको लेकर और दिल्ली की सुरक्षा बेहद खास हो गई, क्योंकि दिल्ली और दिल्ली से सटे बाकी जो राज्य हैं उनके कई ज़िलों में बांग्लादेश मूल के लोग रहते हैं जो यहाँ पे नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, या कई ऐसे बांग्लादेशी हैं जो एक गैंग को ऑपरेट करते हैं। कुछ लोग इस वक्त जेल के अंदर बंद है या कुछ लोग अभी जेल से बाहर है। ऐसे में दिल्ली के हर एक ज़िले में एक बांग्लादेशी सेल होता है, जिसको लेकर और दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने ये कहा है कि तमाम जो ज़िले हैं वो बांग्लादेशियों को लेकर एक अपनी रिपोर्ट दे और ख़ास तौर से उन पर नज़र रखी जाए। तो बांग्लादेश में आज रात अंतरिम सरकार तो बन जाएगी, लेकिन अंतरिम सरकार की राह इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, जिनको इस सरकार का मुखिया बनाया जा रहा है, उनके सिर पर मानो कांटों का ताज होगा। सेना का वर्चस्व और दखल खत्म करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। राजनीतिक दलों को साथ रखना बड़ी चुनौती होगी। अराजक भीड़ का उपद्रव रोकना, क्योंकि अभी भी उपद्रव वहां पर चल रहा है। कानून का राज स्थापित करना, कट्टरपंथी संगठनों पर लगाम लगाना, क्योंकि अभी तक ये माना जाता था कि शेख हसीना वहां पर जितने भी कट्टरपंथी वहां पर तत्व हैं और ख़ास तौर से जिनको पाकिस्तान का सपोर्ट है, वो उन पर लगाम लगाए हुए थी। पिछले 15 साल से जमात पर वहां बैन था। हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा को रोकना ये बड़ी चुनौती होगी। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना बड़ी चुनौती होगी। बेरोजगार युवाओं के लिए रोड मैप बनाना, क्योंकि पूरा आंदोलन आरक्षण को लेकर और रोजगार को लेकर ही शुरू हुआ था। लोकतांत्रिक सरकार की व्यवस्था तैयार करना, यानी कुछ ही समय के बाद वहां पर एक निष्पक्ष चुनाव कराना, ये बड़ी चुनौती
मोहम्मद यूनुस के लिए होगी, अंतरिम सरकार के जिनको मुखिया बनाया जा रहा है। और विपक्ष की 3 महीनों में चुनाव कराने की जो मांग है वो कैसे पूरा करेगी ये अंतरिम सरकार, ये भी एक चुनौती है। और देश का सवाल जो आज हम पूछ रहे हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले कब रुकेंगे। भारत के 2 तरफ तालिबान हैं, आखिर अब भारत की जो रणनीति होगी वो क्या होगी, क्योंकि ये एक बड़ा खतरा है। अगर वहाँ पर कट्टरपंथी तत्व आ जाते हैं तो ये भारत के जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो सीमावर्ती राज्य हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। चीन और आईएसआई की साजिश में कितने बांग्लादेशी युवक फंसे हैं, क्या वो उस साजिश को अमल में लाएंगे, आगे बढ़ाएंगे भारत के खिलाफ, ये एक बड़ा सवाल है। राजनीतिक घमासान की स्क्रिप्ट लिखने वाले शैतान कौन हैं और शेख हसीना के समर्थकों का कत्लेआम कब थमेगा, क्योंकि अभी भी वहां पर अवामी लीग के समर्थकों को निशाना बनाया जा रहा है, उनको हिरासत में लिया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। और शुवेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के नेता वेस्ट बंगाल से आते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। एक सीएए कानून बना है किस लिए? आज बांग्लादेश का जो हालत हुआ है सीएए कानून का जो जरूरत सबको स्वीकार करना पड़ेगा, इसलिए सीएए कानून बना था। और दूसरा क्या हुआ है 1947 में, 1971 मेरा माताजी खुद इफेक्टेड, शी वॉज बोरीशाल बांग्लादेश, शी लेफ्ट हर हाउस विथ हर पेरेंट्स ऑन द ईयर 1960। क्या हुआ? आज भी वही हो रहा है, आज भी हो रहा है। माइनॉरिटीज हिंदूज के ऊपर अत्याचार, टेम्पल के ऊपर हमला, ये हो रहा है। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, एसएन सिंह साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। जयकरण वर्मा हमारे साथ होंगे थोड़ी देर में, नेता हैं कांग्रेस के। मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार हमारे साथ हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। अरविंद तेजावत जी हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर एचएस रावत हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु। आप सभी का स्वागत है। एसएन सिंह साहब, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, हत्याएं हो रही हैं, आगजनी वहाँ पर हो रही है, अब तक लगभग 500 लोग वहाँ पर मारे जा चुके हैं। ऐसे में जो ये खबरें आ रही हैं कि हिंदू मंदिरों पर हमले हुए हैं, हिंदू दुकानदारों को लूटा गया या हिंदू घरों पर हमले किए गए, क्या आपको लगता है कि ये मामला पूरा हिंदू मुसलमान है, या आपको लगता है कि ये एक राजनीतिक उथल पुथल है और इसमें सभी पिस रहे हैं? नहीं, देखिए, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। निश्चित तौर पे बहुत सारे आज बांग्लादेश के अखबारों ने ही खुद दिखाया कि हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू घरों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू दुकानों और प्रतिष्ठानों को टारगेट किया जा रहा है। और बहुत सारे देश के अखबारों ने, यूएस के अखबार ने, पाकिस्तान के अखबार ने भी इस बात को छापा हुआ है कि वहां इस तरह की गतिविधि हो रही है। और आपके माध्यम से, आपके जिम्मेदार चैनल के माध्यम से, बहुत सारे चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप देख रहे हैं कि हिंदू परिवार वहां से अपील कर रहा है कि हमारे साथ इस तरह की घटनाएं हो रही है। निश्चित तौर पे पड़ोसी मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है वो चिंता का विषय है, क्योंकि जो वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं वो हिंदू हैं। पहले वो 28% थे, आज घट के 8% रह गए, लेकिन उनकी आवाज सुने तो कौन सुने? वहाँ पे कोई चुनी हुई सरकार वर्तमान में है नहीं, चुनी हुई सरकार बर्खास्त हो गई है। कल जैसा कि आपकी जानकारी आपके माध्यम से मिल रहा है कि कल सरकार का गठन होगा। पुलिस छुट्टी पर है, कोई पुलिस है नहीं। सेना ने एक हेल्पलाइन जारी किया था, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, उस पर कॉल नहीं जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि हमें बहुत सतर्कता बरतना पड़ेगा। सतर्कता 2 बातों की बरतनी पड़ेगी। एक तो पड़ोसी मुल्क में कुछ होता है तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव अगल बगल पड़ता है। दूसरी सतर्कता, कुछ संवेदनशील मुद्दे होते हैं, कुछ राष्ट्र के मुद्दे होते हैं जिसमें विपक्षी पार्टियों को भी ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए ताकि अपने मुल्क में भी कोई ऐसी, चलिए मैं उस बयान पर भी आऊंगा। मैं समझ गया आप किस बयान की बात कर रहे हैं। आप सलमान खुर्शीद के बयान की बात कर रहे हैं, मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन फिलहाल सभी का मैं जरा वक्तव्य ले लूं, सभी के कमेंट्स ले लूं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। ब्रजेश जी, आपको क्या लगता है यहाँ पर जो ये पॉलिटिकल उथल पुथल चल रही है, इस बीच ये खबरें आ रही हैं कि हिंदू मंदिरों को निशाने बनाया गया, हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया, इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, बांग्लादेश
हमारा सबसे क्लोज नेबर रहा है पिछले 15 साल से, और ये बहुत सब्सटैंटिव इश्यूज पे इसकी वजह रही है। तो एक नज़र इसकी वैल्यू पे, इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस पे हम डालना चाहेंगे। वो इस प्रकार है, बांग्लादेश की आबादी करीब 16 करोड़ है, मतलब बड़ा सा मुल्क है जी। इसकी तुलना में बंगाल की आबादी करीब 10 करोड़ है, और असम तो थोड़ा सा है, बाकी छोटे छोटे प्रदेश हैं। हमारी जो ईस्टर्न सीमा है, अगर उस पर हम थोड़ा सा गौर फरमाएं, तो बांग्लादेश और तिब्बत के बीच में एक बहुत छोटा सा नैरो नेक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के उसको हम कहते हैं जी। बांग्लादेश के पूर्व में एक बड़ा देश है म्यांमार। म्यांमार में भी उथल पुथल है। वहाँ जो जनता थी, जो प्रशासन कर रही थी, मिलिट्री जनता थी जी। उसके अगेंस्ट लोकल लोगों ने गड़बड़ करना शुरू कर दिया है, और 75 शहरों में और 2 हवाई अड्डों में उनका कब्जा है। तो हम देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में, और जब बाकी नेबर्स देखते हैं, पाकिस्तान से हमारा रिश्ता मालूम है जी। चीन का इन्फ्लुएंस श्रीलंका, मालदीव्स में कहीं ज्यादा है, ठीक है। और छुटपुट नेपाल में है। रहा बचा भूटान, जिसके साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। तो ये घटना जो है हमारे लिए दुर्घटना है। उथल पुथल हो रहा पॉलिटिकल लेवल, शॉर्ट टर्म व्यू है, कुछ चीजें होंगी। देखिए, सत्ता में माइनॉरिटीज सपोर्टेड गवर्नमेंट थी अवामी की, उसको कहते हैं सेक्युलर वहां के हिसाब से, तो एक बैकलॉस चल रहा है, वो ठीक नहीं है, वो बैड है। बट हमें अपना लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देखना है। हिंदुस्तान को बांग्लादेश का सपोर्ट करना पड़ेगा, और इस तरीके से लॉन्ग टर्म व्यू लेना पड़ेगा। अगर आप कुछ वक्त पहले देखें, तालिबान से हमारी ताल्लुकात बहुत ही खराब थे अफगानिस्तान में जी। धीरे धीरे हम उनके साथ डील कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तालिबान के ताल्लुकात खराब होते जा रहे हैं। तो डिप्लोमेसी में या इंटरनेशनल रिलेशनशिप में हमारा बहुत तगड़ा इंटरेस्ट बांग्लादेश है, और उसको हम धीरे धीरे केयरफुल मामले में समेटना। बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारा भारत का है वहाँ पे। पावर वैक्यूम है फिलहाल वहाँ, और तत्व आएंगे कई तरीके से। ठीक है। पुरानी ठीक है। पार्टी हो या नई पार्टी। एच.एस. रावत जी, यूथ जो है ठीक है, वो इम्पोर्टेंट। मैं एच.एस. रावत और तेजावत जी का भी कमेंट ले लूँ। एच.एस. रावत जी, क्या आपको लगता है कि वहाँ पर जिस तरह से वहाँ पर जो एक पूरा ये उथल पुथल मची, पिछले 2 महीने से हम देख रहे थे, कई हत्याएं वहाँ पर हुई हैं, 500 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके, आगजनी हुई, अवामी लीग के लोगों को निशाना बनाया गया, हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया, हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया, और जैसा कि मेजर साहब कह रहे थे ब्रजेश जी की, वहाँ पर अवामी लीग जो थी वो एक सेक्युलर पार्टी थी वहाँ के हिसाब से, तो वहाँ पर ये एक तरीके से बदला लेने की भावना से वहाँ पर तत्व और जो भी सपोर्टर उनका मिल रहा है वो उसको निशाना बना रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या वहाँ पर कुछ कट्टरपंथी तत्व हैं जो इस आंदोलन में कूदे हुए हैं और वो अपना काम कर रहे हैं? बिल्कुल इकबाल जी, ये एक प्री प्लानिंग होती है। कोई एक दिन में कभी इस प्रकार की क्रांति आती नहीं है। धीरे 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 धुआं ऊपर उठता रहता है और आग सुलगती रहती है। इनका उद्देश्य, इस प्रकार की जो क्रांतियां होती हैं उनमें पहले से टारगेटेड होते हैं कि क्रांति तो एक बहाना होगी होगी सरकार को पलटना, लेकिन जो हिंदू हैं वहाँ माइनॉरिटी में, उनको कहीं ना कहीं निशाना बनाया जाएगा। अगर क्रांति होती, सही में क्रांति होती, तो वहाँ हिंदू मुसलमान सबके लिए बराबर होनी चाहिए थी। फिर तो मस्जिदों को भी तोड़ा जाना चाहिए था, फिर तो वहाँ पर मुसलमानों के भी घरों को फूका जाना चाहिए था। लेकिन चुन चुन करके हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार करना, चुन चुन करके उनके घरों को आग लगाना, मंदिरों को तोड़ना, जिन मंदिरों ने उनको सुरक्षा दी, संरक्षण दिया, उन्हीं मंदिरों को आग के हवाले कर देना, मूर्तियों को तोड़ देना। नहीं, मुसलमानों के घरों भी निशाने पर रहे, ऐसा नहीं है। अवामी लीग के जो भी समर्थक मिले उनको निशाने पर लिया गया। वहाँ पर तो एक बड़े मशहूर वहाँ के फिल्म स्टार शांतो खान, उनके पिता सलीम खान, उनको पीट पीट कर मार दिया। वहाँ पर अवामी लीग के एक बड़े नेता का होटल था, बड़ा होटल था, उसको आग के हवाले कर दिया, उसमें 20-25 लोग मारे गए। जी, इसलिए इकबाल साहब, ये जो क्रांति है ना, इसमें तो टारगेट करके भयावह स्थिति हिंदुओं की बनाना और उनको बांग्लादेश से बाहर करना, जिससे वहाँ शरीयत कानून हो जाए,
और वहां पर तालिबान कानून बना सकें। इसलिए हिंदुओं के दिल में, उनके मन में भय बैठाया जा रहा है। कहाँ वो तालिबान? आगे- वो तो मोहम्मद यूनुस को लेके आ रहे हैं, वो तो वामपंथी कहलाए जाते हैं, लेफ्टिस्ट कहलाए जाते हैं। देखिए, कट्टरता तो कहीं पे भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि कट्टरता नहीं हो सकती है। कट्टरता तो एक कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि हम किसी प्रकार से अपने मुखौटा अलग रखें और दिल में कुछ और होता है। हिंदुस्तान के अंदर जब देश आज़ाद हुआ तभी ये हुआ, क्या भावनाएं कुछ और दिखाई, लेकिन देश को तोड़ने में जिन्ना का बहुत बड़ा रोल था, जब वो पहले हिंदू ही होता था। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। और यहाँ हिंदुओं के साथ जो चुन चुन करके जिनको मारा जा रहा है ना, वो कहीं ना कहीं प्लानिंग का ही हिस्सा है। और ऐसे उपद्रवी लोग फिर लूटपाट भी करते हैं और गलत काम में इन्वॉल्व हो ठीक है, जाते हैं। अरविंद तेजावत जी, हिंदुस्तान की आप क्या सरकार को मानते हैं? क्या वाकई जैसा कि रावत जी कह रहे हैं ऐसा है कि टारगेट किया जा रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है हिंदुओं को? इकबाल साहब, मैं चीज़ों को इतना फौरी तौर पे नहीं देखता। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे जो चीन की जो पूंजी है वो बहुत बड़े स्तर पर वो वहाँ इन्वेस्ट होना चाहती है, और उसको इन्वेस्ट करने के लिए वो धर्म की आड़ लेकर पहले बांग्लादेश से जो जो भारत के जो पूंजीपति हैं, खासकर जो अडानी साहब हैं, उनका काफ़ी बड़ा पावर प्रोजेक्ट वहाँ पे काम कर रहा है, या और भी बहुत सारे लोग हैं, खासकर फार्मा इंडस्ट्रीज में हैं, तो उनको पहले वहां से धकेल के उसकी जगह उस जो वैक्यूम जो क्रिएट होगा उस पे चाइनीज कंपनीज आना चाहती है। हमारा जो तिस्ता जो वो पूरा योजना थी उसको उन्होंने एक तरीके से बहुत बड़ा झटका दिया है। और यूनुस साहब के बारे में आपने बोला, क्योंकि मुझे याद है मैं जब ढाका गया था उसके बाद में यूनुस साहब से मिलने के लिए चिटगांग जाने की योजना थी। मैं जानता हूँ वो उस समय भले ही वामपंथी रहे होंगे, उनके पिछले स्टेटमेंट आप देखिए, उसमें कहीं पर भी वो जो चीजें हैं या वो जो खासकर वो रिलीजन को लेकर वो कोई, या कि जो खासकर वामपंथियों में ये होता है कि वो धर्म को लेकर उनमें एक खास तरीके का हेटेडनेस होती है, वैसा यूनुस साहब में अभी नहीं है। यूनुस साहब के पिछले स्टेटमेंट देखिए जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उनसे गलती हो गई, एक पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने बनाई थी बांग्लादेश में, वो जो खासकर नोबेल प्राइज मिलने के बाद में उनके कुछ अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस भी थे, तो वो थे, तो अब वो वाले नहीं रहे हैं। तो एक तरीके से हो सकता है कि ये जो पूंजीवादी हैं, और क्योंकि चीन का और उनका एक अपना खास तरीके का संबंध भी है, तो भारत को काफी सतर्कता से काम लेना होगा। और क्योंकि यह जो दो अलग अलग तरीके का जो पैसा है अलग अलग जगहों से, उनमें एक खास लड़ाई है और उसको कैसे मैनेज करना है वो है। चीन की ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट्स देखिए, चीन इसको धर्म के नाम पर नहीं कर रहा है। चीन ये कह रहा है कि कुछ अव्यवस्थाएं फैली हुई थी, आर्थिक अव्यवस्था, जिसका मुकाबला करने के लिए वहां पे विद्रोह पैदा हुआ है। चीन उसको विद्रोह का नाम दे रहा है, वह अराजकता नहीं बता रहा है। बहुत सारी गंभीर चीजें हैं। और हालांकि ये भी सच्चाई है कि शेख हसीना गई थी, चाइना गई थी, सरकार में आने के बाद वो चाइना गई थी, लेकिन वो चाइना की शर्तों पर शायद तैयार नहीं थी, और 5 दिन का दौरा 4 दिन का रह गया था उनका। बिल्कुल, अगर देखें या पूरे उनके परिवार की हिस्ट्री देखें तो भारत का हमेशा से सहयोग रहा है, और ये रहा है कि उनका जो संबंध है वह भारत के काफी नजदीक है। इसलिए शेख हसीना का वहां सत्ता में रहना भारत के हित में था। चीन के साथ ऐसे संबंध नहीं रहे हैं। ठीक यही मालदीव में भी यही हालत है, श्रीलंका में भी यही हालत है। भारत अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं इन सारे ही पड़ोसी मुल्कों में, पर उसके बावजूद चीन वहां से भारत को प्रतिस्थापित करने की कोशिश कर रहा है। चीन के लिए कभी भी शेख हसीना बहुत ही सहज लीडर नहीं हो सकती थी बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट के लिए। ऐसे में वो चाहते थे कि खालिदा जिया आए, या खालिदा जिया अगर नहीं भी आती है तो एक ऐसा चेहरा आए जिनको हम इंटेलेक्चुअल कह भले ही दें, पर वो काम मूलतः हमारी मर्जी के। खालिदा जिया तो खुलेआम खुले तौर पर हैं, समर्थक हैं चाइना की नीतियों की, चाइना की समर्थक रही हैं वो। अगर उनका पुराना रिजीम हम देखें तो वो चाइना के ज़्यादा करीब थी। ब्रजेश जी, आप क्या मानते हैं? क्योंकि अभी फ़िलहाल एक खला है, एक स्पेस है पॉलिटिकल वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा क्योंकि पार्टीज़ नहीं थी, बीएनपी और ये अवामी लीग, दो ही पार्टियों के बीच वहाँ पर मुकाबला होता था। अवामी लीग फ़िलहाल वहाँ पर है नहीं, लोगों के निशाने पर है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि एक वॉकओवर टाइप मिल जाएगा खालिदा जिया की पार्टी को सरकार बनाने के लिए। तो उस स्थिति में भारत की जो कोशिश होगी वो क्या रहनी चाहिए और किस तरह से काम करना चाहिए हमें?
इकबाल जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और पेचीदा सवाल है। इसका आंसर अभी तुरंत मिलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन दो तीन चीजें जो संकेत देती हैं वो इस प्रकार की। जी अवामी लीग 15 साल से रूल कर रही थी और डिस्क्रेडिट हो गई, और इस डिस्क्रेडिट का अगर हम कारण देखें तो 2016, 17, 18 तक हिंदुस्तान में लोग कहते थे कि बांग्लादेश की इकोनॉमी देखिए, उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखिए, वो कहीं आगे है, वो पुअर नेशन नहीं है, वो मिडिल इनकम ग्रुप में हो गया है, और उसकी हम लोग तारीफ के पुल बांधते थे। इकोनॉमिक बेस छोटा था, कोविड आया, पूरा उनका टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट खराब हो गया, इकोनॉमी खराब हो गई। तो ये जो शेख हसीना का जाने का मेजर कारण रहा है इकोनॉमी और जॉबलेसनेस। ये अभी दबे हैं, इनके पीछे जो उमंग है, जो इनके पीछे जो माहौल है, बहुत अगेंस्ट है, विपरीत है। दूसरी जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी वो भी 15 साल से सत्ता में नहीं है। पिछले 2 बार उसने इलेक्शन का बहिष्कार भी किया है, जिस करके हसीना जी को बहुत तगड़ी मेजॉरिटी मिल गई है पिछले 2 चुनाव में, क्योंकि स्पेस जो था, पॉलिटिकल स्पेस, वो खाली था। उस पॉलिटिकल के लिए कितना आसान है ये कहना मुश्किल, लेकिन एक चीज बहुत तगड़ी संभव है। बांग्लादेश भी हिंदुस्तान की तरह बहुत यंग नेशन है जी। जो 20-25 साल के नवयुवक हैं या जो लड़कियां हैं, लड़कियां हैं, दे आर कॉलिंग द शॉट्स। ये विद्रोह में पूरा उनका हाथ रहा है, और बेसिकली इकोनॉमिक के ऊपर में था या जॉब के ऊपर में था। अगर हम देखेंगे तो जो इशू जो ट्रिगर किया फाइनली, वो जॉब रिजर्वेशन के ऊपर में था, रिजर्वेशन, और खास तौर से जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन वहां पर था, जो 30% जी, उस पर ज्यादा वहां पर गुस्सा था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको हालांकि बंद कर दिया, उसको 30 से लेकर के 5% तक ले आया जी, लेकिन उसके बावजूद जब गोली एक दफा निकल जाती है, उस टाइम तक बहुत देर हो चुकी थी, बहुत हो जाती है। तो अभी जो बांग्लादेश का हिसाब किताब है, हमको करीब से देखना पड़ेगा। हमारी बहुत तगड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी बहुत अच्छे हैं। बांग्लादेश के लोग हमारे यहाँ अपनी दवाइयों के लिए, अस्पताल के लिए, चिकित्सा के लिए आते हैं। जो 3-4 बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, भारत सरकार ने बहुत तगड़ा इन्वेस्ट किया। और एक और इशू वो है अमेरिका का है। अगर आपको ध्यान दें तो जनवरी के मास में जब इलेक्शंस वहाँ हुए थे, तो अमेरिकन ने बहुत क्लियरली कह दिया था, हम नहीं चाहते हैं हसीना वाजिद जीत के आए, क्योंकि इनके यहाँ विपक्ष नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी हैं और नजरअंदाज करते। वो अमेरिका का इंटरेस्ट था, अमेरिका जो वहां पर पोर्ट्स चाहता था वो नहीं मिले उसको, तो उसके बाद फिर अमेरिका एकदम खिलाफ हो गया था उस। तो वो इंटरेस्ट अभी तो है जागरूक जी, सरकार बदली हुई है, वैक्यूम है। जो सेंट मार्टिन आइलैंड की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश के बिल्कुल दाहिने छोर पे, म्यांमार के सामने, चिटगांव से करीब 100 किलोमीटर दूर, वो अभी भी इंटरेस्ट है। और मोहम्मद यूनुस जो अभी तक यहाँ से देश से भाग गए थे, वो अमेरिका में ही रहते थे। अब उनका, ही इज अ जेंटलमैन, लेकिन उनका कितना प्रभाव पड़ेगा बांग्लादेश के पॉलिटी के ऊपर, इसका आंकड़न लगेगा, कुछ समय थोड़ा सा लगेगा। और तीसरा जो अंक है वहाँ का मिलिट्री जी, मिलिट्री भी वहाँ बाहर रही है गवर्नेंस 15 साल से। और जो नए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है वो मेरे ख्याल 23 जून को ही नियुक्त हुए हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमारे देश में भी बहुत सारे पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, एसएन सिंह साहब एक बयान का जिक्र कर रहे थे, सलमान खुर्शीद का वो बयान था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं एसएन सिंह साहब, क्या आप उसी बयान का जिक्र कर रहे थे जो सलमान खुर्शीद साहब ने दिया? नाम लेके केवल नहीं कह सकते हैं हम, इस पे टोटल कह सकते हैं, चाहे वो तो उन्होंने कांग्रेस का बयान हो या आप देखे होंगे संजय राउत जी का बयान हो, महबूबा मुफ्ती की बेटी का बयान हो, भारत के किसी भी व्यक्ति का बयान। जब भारत के परिप्रेक्ष्य में दूसरे देश की बात होती है तो मुझे लगता है कि जो बयान होता है वो भारत का बयान होता है, पॉलिटिकल पार्टियों का बयान नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देगा, 26/11 की घटना में दिग्विजय सिंह जी का एक बयान आता है और या अंतुले का बयान आता है। कहीं विदेश में ये कोड नहीं होता है, बल्कि विदेश के तमाम अखबार कहते हैं कि भारत में तो ये कहा जा रहा है कि वो भारत के लोग ही
इस घटना को अंजाम दिए थे। और जब विदेशी प्लेटफॉर्म पे चर्चा भी होती है तो पाकिस्तान भी इस बात का जिक्र करता है। तो मुझे इन बातों से सावधान रहना होगा कि राजनीति करनी है तो आप भारत में करिए, अच्छी राजनीति करिए, लेकिन जब राष्ट्र का मुद्दा हो, संवेदनशील मुद्दा हो, तो समस्त राष्ट्र संपूर्णता के भाव से एक साथ होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, हमारे सभी अभी जितने विशेषज्ञ थे वो उनके पास अच्छी जानकारी है, उन लोगों ने रखा, लेकिन सबका एक कंक्लूजन तो निकला कि जो हमारा विरोधी मुल्क है, जो एक तरह से हमारा दुश्मन देश है, पाकिस्तान और चाइना, उसके हाथ की कठपुतली हो गया है बांग्लादेश। और बांग्लादेश की कमान जिसके हाथ में जा रही है, जैसा किसी कोई कह रहा था कि वो लेफ्ट विचारधारा के हैं लेकिन अब वो ठीक हो गए। लेकिन आप बताइए कि एक अलगाववादी तत्व अगर किसी को कोई चीज दे रहा है तो कहीं ना कहीं उस विचारधारा से वर्तमान में मेल खा रहा होगा, तभी उसको कमान सौंपी जा रही है। तो वो भी भारत के हित में सभी चीजों पर नजर बना के रखी है बड़ी मजबूती के साथ। हमारी सेना, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, जितने जवान बॉर्डर पे हैं वो भी नजर बना के कि नई सरकार जो बनती है उसका क्या रवैया होता है। दूसरी बात, जो भारत के लोग हैं, पड़ोसी जो बांग्लादेश से सटा हुआ सीमा है, वहां पे कोई इस तरह की गतिविधि ना हो, कोई ऐसी बयानबाजी ना हो, कोई ऐसा मदद करने का कार्य ना हो जिसका खामियाजा भारत को उठाना पड़े। क्योंकि पाकिस्तान तो हमारी मदद चाहे या नहीं, चाइना भी नहीं चाहेगा। और बांग्लादेश में जो सरकार बन रही है, भी कह रहे थे भैया, अगर वो एक आंदोलन होता, आरक्षण की बात होती, तो हाईकोर्ट के फैसले को तो सुप्रीम कोर्ट बदल दिया था। दरअसल एक मुखौटा बनाया गया किसी तरह से बांग्लादेश को अस्थिर करने के लिए। जैसे एक समय था सद्दाम हुसैन के यहाँ इस तरह की चीजें हुई, बहुत सारे लोगों की नजर थी तेल पे, तो यहाँ पे भी बहुत सारे तेल के खेल होंगे या कोर्ट के खेल होंगे, तो बहुत सारे देशों की नजर होगी। लेकिन हमको देखना है कि हमने जो आयात निर्यात बांग्लादेश से था, जो हमारा हो रहा था, अगर उसकी कमी आती है हम कहां से पूरा करेंगे, किस तरह से अगर हमारे पड़ोसी मुल्क में कोई ऐसी गतिविधि हो रही, हलचल हो रहा, उसका प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े। और जो चुनी हुई सरकार कांग्रेस के नेता जयकरण जी भी आ गए हैं, जयकरण वर्मा जी भी आ गए हमारे साथ, ठीक है, उनका कमेंट ले लो। के साथ, भारत की सरकार की नीतियों के साथ खड़ा रहना चाहिए। जयकरण जी, अभी बात हो रही थी, आपको थोड़ी देर लगी आने में, थोड़ा सा मैं बता दूं, हमारे साथ एसएन सिंह साहब हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो उन बयानों का जिक्र कर रहे थे जो बयान बांग्लादेश को लेकर आए। और हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जिस तरह से सलमान खुर्शीद साहब ने कहा कि भारत में भी ये संभव है, जिस तरह की यहाँ पर हलचल चल रही है, जिस तरह से सरकार यहाँ पर चल रही है, पिछले 10 साल से ज़्यादा हो गए। आप क्या कहेंगे, बांग्लादेश में जिस तरह से वहाँ पर हिंदू मंदिरों पर अटैक किए गए, हिंदू घरों को जलाया गया, आपको लगता है कि ये मामला सिर्फ पॉलिटिकल उथल पुथल है या वाकई हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं कुछ वहाँ पर कट्टरपंथी तत्व? जयकरण जी, मेरी आवाज़ मिल रही है? चलिए, इसका जवाब लूंगा मैं। एसएन सिंह साहब, आपने जो कहा, जो पॉलिटिकल जिस तरह से यहाँ पर बयानबाजी हो रही है उस पर भी मैं जाऊंगा, लेकिन शायद मेरी आवाज़ नहीं मिल रही है। तेजावत जी, अमेरिका का जिक्र ब्रजेश जी ने अभी थोड़ी देर पहले किया था। अमेरिका अभी तक साइलेंट है, अभी तक कोई ऐसा बयान अमेरिका का नहीं आया है। क्या मानते हैं आप, अमेरिका एक बड़ा इसमें प्लेयर है इस पूरे मामले में, आपको लगता है? अमेरिका अपने नेशन इंटरेस्ट देख रहा है बेसिकली, और वह चीन में भी उसका भारी इन्वेस्टमेंट है, भारत में भी उसका इन्वेस्टमेंट है। तो वहाँ अमेरिकन कंपनीज जो चाहती है वैसा ही वहाँ का जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो वैसा स्टेटमेंट देगी। अभी जैसे आपने ही जिक्र किया था कि वहाँ पे जो पोर्ट था वह देने से बांग्लादेश ने मना कर दिया था। इसके पीछे एक रीजन यह भी था कि भारत ऐसा नहीं चाहता था। भारत किसी भी बड़ी ताकत को अपने अड़ोस पड़ोस में देखना नहीं चाहती है, चाहे वह चीन हो चाहे वह अमेरिका। इससे भारत के हित प्रभावित होंगे। तो ऐसे में अमेरिका का और भारत का जो आपसी जो रिश्ता है वह ऐसा नहीं है कि वह चीन के विरोध में खुल के आ जाएगा और भारत की मदद करने लगेगा। भारत को अपनी इन सारी ही समस्याओं का निजात खुद पाना होगा। और देखिए कि इस पूरे ही रीजन में एक अनरेस्ट हो रहा है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। श्रीलंका में भी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ लोगों के पास वो नहीं है रोजगार के या जैसी जो उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं इस साउथ एशिया में, वैसा धीरे धीरे पॉलिटिकल अनरेस्ट मुझे लगता है कि आ रहा है। और हमें
खासकर हमारे यहाँ के जो चिंतक हैं उनको इस बारे में जरूर विचार करना चाहिए। ठीक है, हमारे जो जयकरण जी आ गए मेरे साथ और मेरी आवाज मिल रही है जयकरण जी आपको? जी, एसएन सिंह साहब हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी और बांग्लादेश में हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से वहाँ पर हिंदू मंदिरों को और हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, और उस पर उनका ये बयान आया कि भारत में कांग्रेस पार्टी के नेता या कुछ और पार्टीज़ के नेता जिस तरह से बयानबाजी इसको लेकर कर रहे हैं और भारत से उसको मिला रहे हैं, वो पूरी तरह से गलत है। शायद मैं कह रहा हूँ कि उनका जो इशारा था वो सलमान खुर्शीद साहब के बयान को लेकर था। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि हम इस मुद्दे पर सरकार के साथ हैं, क्योंकि ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं की जाती। हाँ, हमारे पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा जो बात कही गई वो कहीं न कहीं से साबित करती है कि जिस प्रकार से शेख हसीना जी ने बांग्लादेश में उन्होंने भी अपने तंत्र को कुचल करके सत्ता हासिल करने का काम किया, शायद वहां का जनमानस उनकी यह बात धीरे धीरे वो मटका भर गया और एक न एक दिन उसको फूटना था, वो फूट गया। सीधे सीधे मैं कहना चाहता हूं कि भारत देश में भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी की सरकार ने आज जो चुनाव जीत गई, चुनाव जीतना ही अगर जो उनकी कामयाबी है, तो उसको हमारे देश को शेख हसीना जी से भी सीखना चाहिए, उससे भी इनको बल मिलेगा। क्योंकि जब आप किसी को के मन की बातों को दबाएंगे, जनता की आवाज नहीं सुनेंगे, तो हश्र यही होगा। मैं दुख के साथ कहता हूं कि हमारे सहयोगी देश में ऐसा कृत्य हुआ जो हमारे देश के लिए भी अच्छा नहीं है और बांग्लादेश के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन माननीय मोदी जी से मैं निवेदन करता हूं, 10 सेकंड दीजिए। जब उनके कहने पर जी, मैं आऊंगा। यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है, तो आज बांग्लादेश में शांति व्यवस्था करने में हमारे देश के लोग नाकामयाब क्यों हैं? मोदी जी क्यों नहीं ऐसा करना चाहते? दूसरी मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस बांग्लादेश के जो हालात हैं, हमारे देश की एजेंसियां, चाहे डोभाल साहब हो, चाहे विदेश मंत्री जी हो, उनको कानों कान खबर तक नहीं लगती और हमारे पड़ोसी देश का तख्ता पलट हो जाता है। इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाती है, ऐसी हालत हो जाती है और हम अपने जो हमारे देश से अच्छा संबंध था उस देश का, उसके बारे में हमारे देश की एजेंसियों को भनक तक नहीं लगती है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मोदी जी की फेलियर मानता हूं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो लोग कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पर आरोप लगाने से पहले आपको भी सचेत होना पड़ेगा। ठीक है। आपने भी वही केस करने का काम किया है जो वहां की सरकार ने ठीक करने है। का एसएन सिंह साहब, एक तरह से उन्होंने ये कहा कि 71 में उनकी सरकार थी, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और उन्होंने बचाया था बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुल से, और यहाँ इतनी बड़ी वारदात हो गई और उनका कहना है कि हमारे नेताओं को कुछ नहीं पता, एजेंसीज को कुछ नहीं पता। पहले हम आपके ही बात का जवाब दे देते हैं, फिर अपने मित्र की बात का जवाब देते हैं। देखिए, हमारे पड़ोसी वही कह रहे थे पाकिस्तान में जब मैं दोनों चीजों का जवाब दिया, अगर आप समय देंगे दे दूंगा, नहीं देंगे तो मैं नमस्ते कर लूंगा। चलिए मैं उनकी बात का जवाब देता हूँ जी। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जानती नहीं है। अरे भैया, आपके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान था, 2004 से 14 तक आपकी सरकार थी, 3 बार तख्ता पलट की घटना हुई। भारत में क्यों विद्रोह होगा? क्योंकि उसका ताना बाना अलग है और भारत का ताना बाना अलग है। भारत की संवैधानिक व्यवस्था अलग है, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश का ताना बाना अलग है। तीसरी बात मैं कहूंगा, अभी आपने कहा इस तरह से डिक्टेटरशिप, भाई 2 बार डिक्टेटरशिप आपने किया, देश में इमरजेंसी लगवाया, तो भी जो विपक्षी पार्टियां थी वो इस तरह से नहीं, वो सब लोगों ने स्वीकारा, उसके बाद भी चुनाव को घटना नहीं हुई। क्या बात कहना चाहते हैं? कितनी शर्म की बात कहना चाहते हैं? आपने 4 बार भी पूछा तो मैं तो कहा कि मैं इस पे कोई राजनीति की बात। चौथी बात मैं इनसे पूछना चाहूंगा, सिखों की हत्याएं आपके समय में होती हैं? आप बताइए, खालिस्तान का गठन आपके समय में होता है? कौन सी ऐसी भारत की पार्टी रही जो भारत के साथ खड़ी नहीं रही? इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है, आपको कहां पता रहता है? राजीव गांधी जी की हत्या हो जाती है, आपको कहां पता रहता है? ऐसी छोटी बातें नहीं करनी चाहिए। हम राजनीति करने नहीं बैठे, हमने समग्रता की बात की। पड़ोसी देश से जब कोई बात होगी
तो हम राहुल गांधी जी की तरह बात नहीं करेंगे, मणिशंकर अय्यर की तरह भी बात नहीं करेंगे कि मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाके कह रहे हैं कि आप मदद करिए तब जाके सरकार बदलेगी भारत की, और राहुल गांधी जी जाके कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। तो जो भाषा चाइना बोले, जो भाषा जॉर्ज सोरोस बोले, जो भाषा पाकिस्तान बोले, जो हमारे विरोधी बोले, जब वही यहाँ की विपक्षी पार्टियां बोलने लगेंगी तो वो तो चाह रहे हैं ना, एक वार इस समय ये भी लड़ा जाता है, एक वार डायरेक्ट लड़ा जाता है, एक वार इनडायरेक्ट लड़ा जाता है। उस देश में हमारे कितने लोग हैं जो हमारे लिए आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, हमारी गतिविधियों को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसी गतिविधियों को अगर कांग्रेस आगे बढ़ाएगी स्वार्थ के नाते कि हमारी सरकार बन जाए या हम सरकार में आ जाएं, ये तो गलत है ना। 50 साल आप सरकार में थे, आप किसी भी पार्टी ठीक है, जयकरण जी राजनीति कर रहे हैं आप, लेकिन मैं ये आरोप लगाता हूं चाइना से फंडिंग आपको होती है, भाई राजीव गांधी फाउंडेशन को होती है, राहुल गांधी जी जाके कहते हैं हिंदूवादियों को बहाल करना होगा। AR अंतुले का बयान हमने सुनाया। मुझे लगता है ऐसे चीजों से बाज आइए, भारत के साथ खड़े रहिए, भारत की नीतियों के साथ आरोपों को जवाब दीजिए। कभी आप सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल, कभी आप ऐसे चलिए सुनिए जवाब सुनिए। सुनिए, आपको हिंदू मुस्लिम करने की जो आदत है, आप सारा मुद्दा उसी पर लेकर जाना चाहते हैं। आप पाकिस्तान की बात ने पूछा कहते हैं आदरणीय, हमने हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ कही? हमने कहा कि कोई एक ऐसा बयान बताइए, बांग्लादेश अलग होता है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी दुर्गा कहते हैं, चंडी कहते हैं, साथ रहने की बात कहते हैं। आपके मोदी जी की बात कर रहा हूँ, आप एक एक एग्जाम्पल, हिंदू मुस्लिम की हम बात कहाँ करें? बात में कर रहा हूँ। हमने पड़ोसी मुल्कों के षड्यंत्र की बात कही और षड्यंत्र में आपके सहयोग का एग्जाम्पल दिया। हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? कुछ पढ़िए, उसके बाद यहाँ चर्चा करिए। बहुत हो गई, मैं समझ रहा हूँ, हो जाए आपकी छटपटाहट समझ में आती है। आपको यह बातें माननीय मोदी जी से नहीं सीख पाते आप लोग कि बिन बुलाए पाकिस्तान जा करके वो बिरयानी खाते हैं। 2014 के बाद उन्होंने जिस मुल्क से बातचीत बंद है, खेल के रिश्ते बंद है, वहाँ राहुल गांधी जी और राहुल गांधी सरी के सभी लोग जाके आज भी आम खा रहे हैं। आज भी आप कह रहे हैं कि वहाँ के फिरका परस्तियों से बात करिए, वहाँ के आतंकवादी ताकतों से बात करिए। काम करते हो तब आपको ये बातें नहीं समझ में आती हैं। अरे दुख के साथ आप अपनी चर्चा करिए, अपनी बातों को बताइए। आज जाकर आम खाने की क्या आवश्यकता थी? क्या दिखा रहे हैं? मोदी जी को कानों कान खबर नहीं लगी। डोभाल जी वैसे तो हमने तो आपसे पूछा, 2004 से 14 के बीच में 3 बार सरकारें बदली पाकिस्तान में, आपको पता था? मुस्लिम की बात करते हो, आप अपने बारे में जानकारी रखिए, पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है, इससे आपको क्या लेना है? अंदर अगर जो कुपत है तो इंदिरा जी ने जो किया था उस देश को आप बचा लीजिए। अगर जो आपके अंदर विदेश नीति की कोई अच्छाई है, आपके अंदर ताकत है, आप कूटनीति चाइना पे चर्चा करेंगे, चाइना पे चर्चा करेंगे। शर्म आ रही है आपको? कहते आपको शर्म आ रही है? चाइना पे चर्चा करेंगे, आपने क्या किया? यूएन जब भारत की सदस्यता की बात कही तो नेहरू जी के उस बात को दोहराएंगे, उन्होंने कहा पहले चाइना को दे दीजिए। चलिए हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश में जो टर्मोइल है उसकी बात कर रहे हैं। आज बांग्लादेश की बात हो रही है, आपके बयान की बांग्लादेश की बात, आप उस पर चर्चा करिए। पहले बांग्लादेश। आपको सही साबित नहीं कर सकते हो, ये माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है। देश की जनता देख रही है। जॉर्ज सोरोस का पैसा बोला है, जॉर्ज सोरोस से जो पैसा लिए हैं वो बोला है कि चाइना से जो राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा गया है वो बोला है। भारत के लोग चुनाव में ही समझ गए थे। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों के साथ इसी नाते सरकार बनी। भारत के लोगों को पता चल गया था कि भारत में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो दुश्मन देशों से मिले हुए हैं, जो ऐसे बयान देंगे, ऐसे गतिविधियों में शामिल होंगे। एसएन सिंह जी, एक मिनट, एसएन सिंह जी, जयकरण जी, एसएन सिंह जी, आपको कैसे पता कि ये देश के दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं कुछ लोग? और अगर मिले हुए हैं तो आपकी सरकार है, जेल में डाल दीजिए सबको। आप बताइए, अभी हमारे मित्र कह रहे थे, उनसे आपने सवाल नहीं पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी ऐसी चीजें करा रही है? बयान बताता है कि जो लोकतंत्र की जननी है भारत, जिसके माध्यम से आप हिमाचल और कर्नाटक जीत रहे हैं, वो दुनिया में जाके कह रहे भारत में लोकतंत्र है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट है ही नहीं है, ईडी सीबीआई तो सरकार के अधीन हो गई है, ईवीएम तो सरकार के अधीन हो गया है, और जब आपकी 99 सीट आती है तो जब सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस की सरकार में, जब सुप्रीम कोर्ट कहता है,
जोर शोरोज कहता है कि भारत को उथल पुथल मचाने के लिए, सरकार बदलने के लिए, बहुत खुद खर्चने के लिए मैं तैयार हूं, और उसके एक दिन बाद आप बयान देते हैं कि मैं गारंटी देता हूं कि भारत में जो है वो मोदी सरकार नहीं आएगी। तो ये क्या कहा जाता है? ये क्या कहा जाता है कि आप मणिशंकर अय्यर के बयान को पहले निजी बयान बता देते हैं, फिर उनकी अपने पार्टी में रख लेते हैं। आपके जो ओवरसीज के हेड हैं विदेशों में, वो नस्ल भेदी टिप्पणी करते हैं, उनको थोड़ी देर के लिए निकाल देते हैं और चुनाव के बाद रख लेते हैं। ये सब दिखाई नहीं देता है, सब दिखाई देता है। और मैं जो आपके चैनल पर कहा कि चाइना से राजीव गांधी फाउंडेशन को जो पैसा लिया गया वो तो ऑन रिकॉर्ड है ना। आज बात इस बात की हो रही कि पड़ोस हम क्या है, हम कभी कांग्रेस को अच्छा नहीं कहेंगे, कांग्रेस हमको अच्छा नहीं कहेगी, समाजवादी पार्टी दूसरी पार्टी को नहीं कहेगी, लेकिन जब राष्ट्र की बात आएगी, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जिस समय पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से पूछा गया, उन्होंने कहा वो हमारी चंडी है, वो हमारी दुर्गा है, हम उनके साथ खड़े हुए। आज जब कोई बात हो रही है तो आप कैसे ऐसे कह सकते हैं? आज बांग्लादेश से भारत की बात हो रही है, आज भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस की बात नहीं हो रही। कल के अखबार में वाशिंगटन पोस्ट में जो खबर छपी वो भारत के नाम से छपी, कांग्रेस के नाम से नहीं छपी। तो मुझे लगता है कि ऐसे बयान से किसको बचना चाहिए और किसको नुकसान होगा? आपने अटल जी का नाम, हमारे विरोधी चाह रहे हैं, अगर वही बयान आप देंगे तो इसको क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी को अटल जैसा होना चाहिए, जिस प्रकार से अटल जी आप नहीं होंगे। 50 साल बाकी पार्टियां विपक्ष में थी, सब अच्छी थी, लेकिन आप नहीं होंगे। आपके लिए भारत में लोकतंत्र नहीं, आपके लिए भारत में संवैधानिक व्यवस्था नहीं। भैया, देश में इमरजेंसी आप लगाए, चुनी हुई 90 सरकारों को आप गिराए, सिखों की हत्या आप कराएं, हिंदुओं को आतंकवादी आप कहें, ठीक है, जवाब देने के नाम पे, लव जिहाद के नाम पे, वोट जिहाद के नाम पे सारा कुछ एक्ट आप बनाए, और आप कहें कि मोदी सरकार। अपनी चीजों को तो गिन लीजिए, हम गिनाने लगेंगे तो 150 चीजें हैं, लेकिन आज चर्चा बांग्लादेश पे हो रही है, हम आपकी पुरानी चीजों पे नहीं जा रहे हैं। मैं इंटरवीन करता हूं बांग्लादेश पर। देखिए, बांग्लादेश में जो हालात हैं, उनके जितने विदेशी नीति है वो खत्म बराबर है, क्योंकि आपको एक तरफा बोलना है तो बोलते रहिए, मोदी का गुणगान करते रहिए, लेकिन वो दिन दूर नहीं, आपको समझ में नहीं ये बात आती है कि डोभाल ये राजनीतिक मंच नहीं है, मंच पे आपका भाषण अच्छा लगता होगा। इसकी जनता जयकरण जी, जयकरण जी, जयकरण जी, जयकरण जी, जयकरण बात हो रही है। कल अच्छा, जयकरण जी, वरिष्ठों ने जयकरण कि नहीं हम भारत मैं पूछ लेता हूं, प्रवक्ता एहसन सिंह साहब, आपका सवाल, आपका ही सवाल मैं पूछ लेता हूं जयकरण जी से। जयकरण जी, ये बताइएगा कि अगर हिंदुओं के घरों पर हमले होते हैं, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाता है, और अगर भारतीय जनता पार्टी इस पर आवाज उठाती भी है, तो इसमें परेशानी क्या है? आप भी उठा दीजिए, एक ट्वीट दिखा दीजिए, संवेदना दिखा दीजिए। आम आदमी पार्टी के लोगों ने उठाया नहीं। और मैं यहाँ पर कहता हूँ, मैं यहाँ पर ये एहसन सिंह साहब से भी कहता हूँ कि सिर्फ हिंदू मंदिरों पर ही नहीं, अगर मुस्लिम मस्जिदों पर या मुसलमानों पर भी हमले होते हैं तो उसकी भी मजम्मत करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। जी जयकरण जी, लेकिन आप इनसे पूछिए ना कि किसी एक की का ट्वीट दिखा दें, बयान दिखा दें जो दुख दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं कि वहां हिंदुओं पे घटना हो, जवाब दे रहे हैं। जयकरण, सुनिए, हिंदू मारा जाए या मुसलमान मारा जाए, हम उस देश के वासी हैं जहां पर किसी को मारने की इजाजत हम लोगों को नहीं है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अरे उन्होंने पूछा क्या? उन्होंने पूछा कि आपके नेता ने संवेदना व्यक्त किया, कोई बयान दिया, कोई पक्ष में बयान दिया, तो पूछा जा रहा है। ये दुखद घटना है। अगर जो ऐसी जलेबी मत बनाइए, जलेबी मत बनाइए। आप बताइए कि आपके नेता का बयान आया, प्रियंका गांधी जी का, राहुल जी का, अखिलेश जी का, आम आदमी पार्टी का, टीएमसी का, एनसीपी का, किसी का बयान आया? नहीं आएगा। तुष्टीकरण करना है। युद्ध रुकाने की ताकत रखते हैं तो बांग्लादेश में हिंदू के लोग मारे जा रहे हैं, उन पर रोक क्यों नहीं लगवा पाते हैं? वाह रे मोदी जी, आप भाषण तो लंबे लंबे देते हो, यूक्रेन से कह करके वहां युद्ध रुकवाने का काम कर देते हो, और हमारे हिंदू मारे जा रहे हैं उस पर आप राजनीति करने का काम करते हो। बांग्लादेश में तक राहुल गांधी जी का ट्वीट दिखाइए ना भाई। राहुल गांधी जी देश में है या बाहर हैं? राहुल गांधी जी तक जानकारी आपके माध्यम से गई है कि नहीं गई है? राहुल गांधी जी देश के मीडिया को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? राहुल गांधी जी के पास ये खबर है कि नहीं हिंदुओं पे वहां घटनाएं हो रही हैं? आप राहुल गांधी जी की संवेदना के बारे में बताइए ना। का काम करें, उस पर राजनीति करने का काम ना करें। माननीय मोदी जी, यह आपका फेलियर है। आपके प्रवक्ता चाहे जितना गुणगान करते रहेंगे, लेकिन देश और दुनिया
आपके इस निर्णय के, आपका जो सिस्टम है उसके खिलाफ खड़ी होगी, क्योंकि आपका फेलियर है, आपका पड़ोसी मुल्क। अच्छा, सिखों की हत्या आप कराएं वो अच्छा है, हिंदू धर्म को गाली आप दे, डेंगू मलेरिया कहें वो अच्छा है, आप देश में इमरजेंसी लगा दें अच्छा है, आप देश की 90 चुनी हुई सरकार रावत जी, आप क्या मानते हैं? अच्छा है, आप सरकार को वहां पर घुसना चाहिए। हत्या करा दे वो अच्छा है, आप रावत चाइना जी। को भारत की जमीन दे दे वो अच्छा एक है, मिनट, आप एहसन विदेश सिंह। में जाके भारत को गाली दे दे जयकरण वो जी, सब एहसन सिंह अच्छा है। जी, रावत जी को क्या तरफ करना चाहिए, कांग्रेस की तरफ से ऐलान कर देना चाहिए कि भैया जहां हिंदू मारे जा रहे हैं हम उनके साथ खड़े हुए हैं और हम सरकार के साथ खड़े हुए हैं। जब अपोजिशन और सत्ता पार्टी दोनों का बयान एक साथ आता है तो इजराइल जैसा माहौल तैयार होता है, लोगों दूसरे जो लोग हैं उनमें एक डर पैदा होता है। तो यहाँ जयकरण जी को निश्चित तौर पर कहना चाहिए और उनके नेता राहुल गांधी को इस बात को कहना चाहिए कि अगर एक भी हिंदू के ऊपर कोई आगे से अगर हमला किया जाता है तो भारत सरकार एक्शन लेगी। तो मुझे लगता है ये मामला थम जाएगा और इसमें कहने की जरूरत है, इनको हिम्मत करके इस बात को कहना चाहिए, लेकिन ये कह नहीं पाएंगे क्योंकि इनका वोट बैंक कटेगा। इनको लगता है कि जो हमारा जो नहीं, वो तो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं, जयकरण जी तो ये बात कह रहे हैं। नहीं कह रहे ना, वो के तो मेंबर सलमान खुर्शीद साहब हैं कि जयकरण एक भी जी, बांग्लादेश के सज्जन अंदर सिंह हिंदू वर्मा मरता मंत्री है, रहे हैं कि हम संसद के जयकरण जी साथ रहे हैं? खड़े हुए हैं। ये कह देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर क्या दिक्कत है? फिर तो मोदी जी जो एक्शन लेना है वो तो लेगी सरकार। ऐसे सरकार हिंदुओं को थोड़ी मरने देगी। जब इन्हीं के सलमान खुर्शीद ये बोलते हैं ऐसा बांग्लादेश में हो सकता है, तो वो कहीं ना कहीं टायर में पंचर करने वाली बात होती है कि सरकार एक्शन लेना चाहती है और अपोजिशन के नेता इस प्रकार की बातें करते हैं, तो मुझे लगता है बहुत गलत मैसेज जाता है। देश पहले है, देश ठीक होगा है। तो सभी पार्टी होंगी। जयकरण जी क्यों बयान नहीं देते, क्यों दबाव नहीं बनाते सरकार? मैं बार बार कहता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि देश में, अरे जयकरण जी से एक सवाल पूछिए, जयकरण जी से पूछिए सीए क्या था, जयकरण जी से पूछिए सीए क्या था। वही अल्पसंख्यक जो हमारे पड़ोसी देशों में पीड़ित है उन्हीं को तो भारत में लेने का कानून था। उस समय कांग्रेस क्यों विरोध करने लगी? जब कानून नहीं बना ठीक है, था, चलिए जब संसद सीए में पर भी कभी बिल और नहीं आया बहस था, करेंगे। कभी से विरोध करने लगी थी। आप अभी जयकरण सीए जी का के साथ सवाल और था, बहुत आपके सारी चैनल के चीजें माध्यम जुड़ी से हुई हैं। कैसी बात करते हैं? ठीक नहीं, है। अभी जयकरण जी का सवाल था, आपने कहा बांग्लादेश के हिंदुओं को क्या भारत की सरकार लेगी? सीए क्या था? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हमारे पड़ोसी मुल्क जो अल्पसंख्यक है वही तो कानून था। भारतीय जनता पार्टी तो स्पष्टता ठीक के है, साथ ठीक है, पहले पूरा जवाब दे आप सुनिए, उसको स्वीकारिए। पूरा जवाब सुनिए आप उनको चुप जयकरण कराए। जी। ठीक जब मैं है, बोल रहा था, जयकरण जी बोल रहे थे, आप चुप कराए, भाषण दे रहे जी। थे, जैसे लग रहा था कि एक राजनीतिक पार्टी का मंच सजा है। सलमान खुर्शीद जी गाली दे दे, मणिशंकर अय्यर जी भारत के विरोध में बयान दे दे, ठीक है, नेता ठीक है, राहुल आप बयान जवाब दे दें, दीजिएगा, आप और जवाब यहाँ ये दीजिएगा, आकर मैं आपको भारत टाइम देकर दूंगा। चले जाएंगे। एहसन भाई सिंह जी, सलमान खुर्शीद जी मैं आपके टाइम इससे दूंगा। छोटे नेता है नहीं। अरे सर, मैं आपको टाइम दूंगा, आप उनको बोल ये दीजिए। चीजें तो आपको साहब ये चीजें तो जयकरण जी पे भी लागू करना चाहिए ना। अरे आप सर, मैं बयान सब हमसे पर ले लागू रहे थे, कर रहा हूँ। अब जयकरण जी आप धारा प्रवाह बोल रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है। धारा आप प्रवाह जयकरण जी देखिए, आपके ही मैं चैनल पर और सर, आपके ही शो में बोल रहे थे। मैं सबको आपके शो बुलाया, में आप आदरणीय- सबको बुलाया है, मेरे आदरणीय साथ आपके 3 शो में और लोग जयकरण जी बोल रहे थे, हैं मेरी बात सर, कोई मेरे नहीं साथ सुनने दे 3 रहे थे। लोग और 3 और लोग हैं, वो भी खामोशी के साथ सुन रहे हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा। ठीक है, मैं सबको चाहता हूं कि बराबर मौका मिले। करना चाहिए ना बड़े ठीक भाई। है, मैं सब पर बड़े लागू भाई, कर रहा हूं ये कानून सर, मैं सब पर लागू कर रहा हूं सर, मैं सब पर लागू, मैं लेकिन सब पर। एसएन सिंह जी जब बोल रहे हैं तो नहीं, जयकरण जी को धारा प्रवाह जैसे लग रहा है कि राहुल गांधी जी का लड्डू जयकरण जी इस प्रोग्राम में 1 मिनट, जयकरण जी 15 मिनट लेट आए। जयकरण जी, आप जरा इस बात का भी माना ख्याल 15 मिनट लेट रखिए, आए, ठीक लेकिन है? जब सवाल आप हमसे मत पूछिए, मैं तो मना ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब हमसे पूछेंगे मेरी बात तो सुनेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी हमसे बात सुन रहा पूछेंगे, हूँ। जयकरण जी बोलेंगे, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि चलिए ठीक है, जयकरण जी अब शुरू टाइम करें। वेस्ट हो रहा है, इसी बहस में टाइम वेस्ट हो रहा है, मुद्दे से हम भटक रहे हैं। मैं ठीक है। बांग्लादेश के हिंदू ही नहीं, भारत देश के हिंदू जब मारे जाते हैं, जो इनको दलित और पिछड़ा, जो आदिवासी को पीटते हैं और इनकी कोड़े बरसाते हैं, तब भी जयकरण वर्मा को कष्ट होता है। अब आ गए, वहाँ दलित नहीं मारे जा रहे हैं, बांग्लादेश में दलित नहीं है। सलमान खुर्शीद को समझाओ ना, सलमान खुर्शीद को बताइए, हिंदू माने हिंदू होता है, दलित नहीं होता है। हिंदू में दलित नहीं होता, हिंदू माने हिंदू होता है। इतना ही कह दीजिए मुझसे।
इतना कह दिए, ये अंग्रेजों की बनी हुई पार्टी बांटो और राज्य करो की नीति पर चलती है। आप इधर से इसमें उधर दलित जा कहाँ से रहे आ गया? हैं। हिंदू मेरी कहने बात में सुनिए, शर्म आ रही है। अंग्रेजों के हिंदू कह तलवे दीजिए ना, चाटने वाले हिंदू लोग, कह दीजिए अंग्रेजों भाई, के अंग्रेजों ने तलवे इसीलिए चाटने बनाया। वाले लोग 100 साल तो आपको बना के राज किए और उसके बाद अब भी राज करते हैं हमेशा वही। जो कश्मीर में अलगाववादी था उसको राष्ट्रपति भवन में, प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर चाय पिलाना, मिठाई खिलाना, सेवई खाना, और आज भी पाकिस्तान में जाके आम खाना, ये क्या ठीक है। दिखाता है? यही तो दिखाता है। जो देश के लिए आपके चरित्र को पूरा देश जाना है, आपके चलिए, बोलने जो से, मेरे बोलने से नहीं होगा। चलिए, वेस्ट बंगाल के जो हालात, बांग्लादेश के जो हालात हैं, माफ कीजिए, बांग्लादेश में जो हालात हैं, चलिए अब जो वहां पर हो रहा है, ठीक है, आज अब से थोड़ी देर बाद जयकरण जी, चलिए ठीक है, थोड़ा सा दूसरे पहलू पर आते हैं, ठीक है, जयकरण जी प्लीज, जयकरण जी अब थोड़ा सा दूसरे पहलू पर आते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा उथल पुथल है, बहुत ज्यादा हंगामा है। लगभग 500 लोग वहां पर इस आंदोलन की भेंट चढ़ चुके हैं, आगजनी हुई है, बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं जो बेघर भी हुए हैं। तेजावत जी, 8 बजे आज शपथ ग्रहण है नई सरकार का, अंतरिम सरकार इसको कहेंगे, और उसके बाद फिर चुनाव की तारीखों का भी ऐलान होगा। सबसे बड़ी चुनौती मोहम्मद यूनुस सरकार के लिए क्या होगी, इस अंतरिम सरकार के लिए क्या होगी वहां पर? दरअसल ये जो बांग्लादेश में पहले विद्रोह और जो बाद में तख्ता पलट हुआ है, इसके केंद्र में धर्म को जरूर रखा गया है, पर बाद में अब सरकारें जो हैं वो हिंदू महिलाओं से और हिंदू लोगों से या वहाँ के जो हिंदू जमातें हैं उनसे ये बयान दिलवा रही है कि नहीं, सरकार बहुत काम कर रही है, और कोई भी, चाहे वह कैसी भी सरकार हो, वह हिंदू विरोध में ही आई हो, और वह चाहती है कि अब वहाँ पर शांति बने, क्योंकि किसी भी सरकार के लिए वहाँ की शांति कायम करना बहुत जरूरी है, नहीं तो नुकसान काफी बड़ा होगा। ऐसे में अब वो शपथ ग्रहण हुआ है और वो नई चीजें हैं, काफी चैलेंजिंग है, तो चीजें सेटल डाउन करने की कोशिश करेंगे, जहां तक मुझे लगता है इकबाल साहब। जी, ब्रजेश जी, क्या आपको लगता है कि इस जो पूरा तख्ता पलट हुआ और जो आंदोलनकारी वहां पर थे, छात्र आंदोलन जिसको नाम दिया गया, उसमें फौज का भी रोल रहा? क्योंकि जिस तरह से शेख हसीना को सत्ता से बेदखल किया गया, 1 घंटे का सिर्फ समय वहां पर दिया गया, 45 मिनट का समय दिया गया देश छोड़ने के लिए, क्या आपको लगता है कि फौज भी साथ थी वहां पर आंदोलनकारियों के? इकबाल जी, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये जो फौज भी वहाँ पे काफ़ी अपॉलिटिकल रही है पिछले करीब 10-15 सालों से, जब से हसीना का वहाँ पे गवर्नेंस चल रहा था। हाउएवर, कोई भी फौज नहीं चाहती है अपने लोगों के ऊपर में गोली चला। जब 300 लोगों की हत्या या मृत्यु हो गई आतंकवादियों के द्वारा या मिसगाइडेड यूथ के द्वारा अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो ये चीज सामने जरूर आई थी। चीफ आमिर साफ ने कहा कि भाई अपने लोगों पे गोली नहीं चलाएंगे, एंड दैट्स वेरी नाइस, वो बहुत सही चीज कहा। तो जो दूसरा आपका प्रश्न है कि इनको सिर्फ 45 मिनट दिया निकलने के, और फौज की न्यूट्रलिटी पे हम लोग शक कर सकते हैं। जी हाँ, ये लोग कर सकते हैं, मगर ये कहना कि फौज बिल्कुल पार्टीजन है मुश्किल है। उसके अंदर भी तनाव है। रिटायर्ड जो फौजी ऑफिसर्स वहाँ के रहे हैं, जो पहले गवर्नर में थे कई सालों तक बांग्लादेश में, उनका भी एक इन्फ्लुएंस होता है। यंग प्रोफेशनल जो लीड कर रहे हैं सीनियर लेवल पे, उनकी एक अलग धारणा होती है। तो शायद ये जो चीफ जो थे, नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने सोचा कि भाई हम इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, इस करके उन्होंने शेख हसीना को कहा कि आप चले जाएं। शायद उनके पास भी समय न हो। हैविंग सेड दैट, फौज की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा फिलहाल है जो मोहम्मद यूनुस साहब को सपोर्ट करने की। लॉ एंड ऑर्डर है का विषय है, पावर वैक्यूम है, पॉलिटिकल प्रोसेस पे भी वैक्यूम है। तो अब जो इंटरिम पीरियड है उसमें स्टेबिलिटी लाना, शांति लाना और एक माहौल खड़ा करना, तब तक फ्री और फेयर इलेक्शन हो पाए, इसमें फौज की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है, बन जाएगी। वो हो पाएगी, हम आशा करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं हमारे ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में। ठीक है। एक चीज बता दूं दर्शकों को
हमारी जो सीमा है बांग्लादेश के साथ में करीब 4,900 किलोमीटर की है और उसकी 300 किलोमीटर की सीमा खाली म्यांमार के साथ है। तो चारों तरफ से हमारे लिए घिरा हुआ है और हम चाहते हैं शांति रहे, प्रे करते हैं और आशा करते हैं ठीक कि है। हमको सही एहसन रहेगा। सिंह जी, एक बात आई थी इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में। हम तो ये समझते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी आजकल बहुत ही अच्छा काम कर रही है। अननोन किलर के नाम पे अगर लोग मारे जाते हैं आपके वेस्टर्न नेबरहुड में या कनाडा में, तो हमें खुश होना चाहिए। चलिए ठीक है। एहसन सिंह जी, फिर आप कहेंगे मैंने वक्त नहीं दिया, फाइनल कमेंट। नहीं, मैं ऐसा कुछ कहूंगा ही नहीं। मुझे कहने के पीछे मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जरूर राहुल गांधी जी को जाके बताएंगे कि आज बांग्लादेश में जो हो रहा है, ये स्पष्टता से जान जाएंगे कि पार्लियामेंट में जो सवाल खड़ा किया उसका जवाब मिल गया कि हिंदू हिंसक होता है या बांग्लादेश भारत के बॉर्डर पे कैसे इंतजार कर रहा है। अफगानिस्तान में हिंदू 0 के बराबर हैं, वहां जो घटनाएं होती हैं, तालिबान में हिंसक हिंदू होता है कि नहीं, पाकिस्तान में होता है कि नहीं, और आज बांग्लादेश में भी दिख गया। तो मुझे लगता है कि जो हमारे विपक्ष के नेता है आदरणीय राहुल गांधी जी, उनको स्पष्टता से प्रवक्ता के माध्यम से संदेशा भेज रहा हूं कि कृपया आप बताइए कि हिंदू हिंसक है या कोई और हिंसक। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत